शिवानी चौधरी, प्रियंका, तन्वी, तन्वी पीपी सवानी, तनुश्री जोशी, स्टेफी, टिशा, खुशी पटेल, दर्शित, भावना, लीजा, एंजल। चलो वर्षिल, दीप, साहिल, पूजा, लक्ष्य, मयूर, आदित्य सिंह, ध्रुव, कृपल, शिवानी, प्रियंका, तन्वी, तनुश्री, स्टेफी, टिशा, अनिरुद्ध, केशवी, खुशी पटेल, दर्शित, भावना, भूमिका, भूमिका गोयल, एंजल, निराली चौधरी, निराली चौधरी भी आई है। ओके, निराली, एंजल, लीजा, भूमिका, भावना, दर्शित, खुशी पटेल, केशवी, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध also joined, अनिरुद्ध, टिशा, स्टेफी, तनुश्री, तन्वी, प्रियंका, शिवानी, कृपल, ध्रुव, आदित्य सिंह, मयूर, लक्ष्य, पूजा, साहिल, दीप चौधरी, दर्शनिका गामित, ललित प्रजापत, चलो ठीक है। अब मेरे ख्याल से सबकी अटेंडेंस हो गई है, फिर भी कोई रिमेनिंग है तो बता दो। कुश एसवीवी, yes, so now attendance is over. अच्छा, होमवर्क वाला वर्क कितनों ने कर लिया कंप्लीट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द होमवर्क? हाँ, मेरे पास मैसेज आ गए थे, जिन जिन ने होमवर्क किया था उन्होंने मेरे को सेंड कर दिया था, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करे लोगों ने, पता नहीं क्यों स्किप करते हो।
होमवर्क स्किप नहीं किया करो, है ना। बहुत कम बच्चे ऐसे जो पूरा कंप्लीट होमवर्क भेजते हैं, रेस्ट ऑल अदर स्किप द क्वेश्चंस एंड डू। चलो, सो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्लास में किसी ने सॉल्व किया था? यस। ललित, अनिरुद्ध, कुश। कल मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हॉलो सिलेंडर था। आप देखो, आपके होमवर्क में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। होमवर्क में देखो क्वेश्चन नंबर 19। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इट इज द सेम क्वेश्चन। होमवर्क में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 ही है वो एक तरह से। ठीक है। सो जिन्होंने होमवर्क किया है उन्हें पता होगा कि होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो कल हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। प्रियांशी एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड। खुशबू पीपी सवानी, खुशबू, प्रियांशी। चलो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग देख सकते हो? क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू आ रहा है, वेट करो। हाँ, स्क्रीन सबको दिख रहा है बेटा? ओके। हाँ, तो कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर था, बिल्कुल सेम 19 क्वेश्चन की तरह ही है ये। एक हॉलो सिलेंडर को देखो, जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, if I connect this hollow cylinder with the battery, इस तरह का कनेक्शन नहीं है, कुछ इस तरह का कनेक्शन है। आप सभी क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, ये एंड से लेके सेंटर पे कनेक्ट किया हुआ है, सेंटर ऑफ द सिलेंडर पे कनेक्शन है। दिस इज योर हॉलो सिलेंडर, और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी है, ठीक है। सो अब होगा क्या, इसको अगर आप साइड से देखोगे, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है। सो करंट जो है आपका फ्लो कैसे करेगा? इफ यू सी फ्रॉम हियर दिस साइड, यू विल फाइंड आउट दैट। हाँ, ललित ने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया इधर देखोगे, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो आपको ऐसा सिलेंडर दिखाई देगा। अब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
इसके आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड पे नेगेटिव, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन रेडियली. Current will flow in radial direction from positive to negative. Current will flow in radial direction from positive to negative. I am talking about question number 19. Homework question number 19. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है Patel Ohm has also joined and Vansh has also joined. Okay, Patel Ohm and Vansh. So इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, सो पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है. करंट का फ्लो हो रहा है रेडियली, है ना. करंट इज फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन. सो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस विल बी वेरिएबल. जनरली हम रेजिस्टेंस कैसे लिखते थे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये तब लिखते थे जब आपकी लेंथ कांस्टेंट होती थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कांस्टेंट होता था. अब यहाँ पे आप देखो तो लेंथ भी चेंज हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका चेंज हो रहा है ना. यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी लेंथ भी चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रहा है, एंड योर क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो वेरिएबल. रेडियस इज ऑल्सो चेंजिंग एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो चेंजिंग. दोनों चीजें यहाँ पे वेरिएबल है. सो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते. You can't apply directly this formula rho L upon A. This is applied only when length is constant and your cross section area is constant, है ना. जब length और cross section area आपका constant होगा, then only you can apply this formula. ठीक है. Mitesh has also joined. Mitesh. So ये बात आपको समझ आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना. तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा जिसकी लेंथ मैंने ले ली dr. लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dr. इस एलिमेंट की लेंथ मैंने ले ली क्योंकि करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड, है ना. सो इस एलिमेंट की लेंथ ले लो, कुछ इस एलिमेंट की लेंथ ले लो. यू कैन टेक दिस लेंथ एज अ dr लेंथ, और इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा. अगर ये वाले एरिया की बात करूं, एलिमेंटल एरिया कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, which is 2 pi r, which is circumference into dr. 2 pi r into dr. This will be the elemental area. Now you will find the resistance by keeping this elemental length in this equation and elemental area in this equation. So you will get the small resistance which is dr. So छोटा सा रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट किया. तो छोटा सा रेजिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा, dr इज इक्वल टू रो टाइम्स dr अपॉन 2 pi r. ठीक है, यही होगा. कुछ मिस्टेक तो नहीं करी हमने. एक बार इक्वेशन चेक करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें. चेक द इक्वेशन. इक्वेशन को चेक करो एक बार. एरिया आपका ये नहीं होगा. एरिया क्या होगा, 2 pi r इंटू एल. क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना.
एरिया में डी आर टर्म नहीं आएगा, एरिया विल बी 2 पाई आर एल। क्यों 2 पाई आर एल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इमेजिन करो करंट इधर से फ्लो कर रही है, अब थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? आउटर सरफेस का जो एरिया है ना, हाँ, एरिया आपका होगा 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। करंट ऐसे फ्लो कर रही है इनवर्ट डायरेक्शन में, और आपका एरिया जो होगा ये वाला होगा। आउटर सरफेस एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दोगे 2 पाई आर एल, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। अब बड़े ध्यान से देखो, रो आपका कांस्टेंट हो गया, बट बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, so you will get resistance is equal to rho is constant or 2 pi is constant, length is constant, you have to integrate dr upon r, और dr upon r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? rho upon 2 pi l ln of r। लिमिट्स कहां से कहां लगाओगे? करंट कहां से फ्लो कर रहा है? देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटर रेडियस टू इनर रेडियस। सो आउटर रेडियस को कुछ मान लोगे, सपोज करो आउटर रेडियस इज b एंड इनर रेडियस इज a। आउटर रेडियस से इनर रेडियस, सो यू हैव टू पुट द लिमिट्स फ्रॉम b टू a। b से कहां फ्लो कर रहा है? a पे। बस, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल ln of a by b। दिस विल बी योर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल ln a by b। सो कल की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने ये भी देखा था कि करंट का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। देखो, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका करंट रेडियली फ्लो कर रहा है तो आपका रेजिस्टेंस देखो चेंज हो गया, और यही आपका करंट अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रहा होता, ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था। अगर आपका हॉलो सिलेंडर ऐसा था और आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो जब परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा था तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग था, है ना। दिस वाज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो वहां पे हमने एरिया क्या लिया था? पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। r2 इज द आउटर रेडियस एंड r1 इज द इनर रेडियस, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में आपकी करंट जो है वो रेडियली फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन। सो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा, which is 2 pi rl, which is the area of cross section, and your length will also change, ठीक है। सो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको कल बताए थे, एक बार और इसको देख लो। करंट डेंसिटी हम पढ़ चुके थे, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई थी, इस पे आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। इसके बाद हमने ओम्स लॉ भी देख लिया था, V इज इक्वल टू आई आर। इसका ग्राफ ऐसे होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे कल की क्लास में। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी देख ली थी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन जो होता है, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन।
ठीक है, फटाफट इसको रिवाइज कर लो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। यस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, ये करंट की डेफिनेशन सबको पता ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में करंट इज डिफाइंड एज n इंटू ई इंटू ए टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिखी थी यहां से, ये भी डेरिवेशन हमने किया था, और यहां से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनली ये निकाली थी, ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। फिर हमने रेजिस्टिविटी के बारे में कल बात करी थी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका डायमेंशन पे, बट रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन चाहे आपका कैसा भी हो, रेजिस्टिविटी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये पॉइंट भी रीड कर लो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम पढ़ चुके थे। and resistivity depends on the nature of material and not on the geometrical dimensions of the conductor। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद हमने कुछ ये रिलेशंस देखे थे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है ना। अब ये पॉइंट समझो, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, है ना, तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो किसी भी कंडक्टर का, तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड घट जाती और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। मैंने आपको कल ही बताया था, जब भी आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरनल कोलिजन्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स बिगिन, और इंटरनल कोलिजन्स की वजह से आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कम हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट डिक्रीजेस, है ना। और जैसे ही आपकी ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है, तो आप इस इक्वेशन से देखो कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू ई अपॉन एनी रो, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड जो है आपकी रो से, रेजिस्टिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपकी ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज होगी तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। फ्रॉम द इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस हमने लिखी है वो सारी इक्वेशंस को आपको दिमाग में रखना है और वहीं से रिलेट करेंगे हम, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड फ्रॉम द इक्वेशंस ओनली। ठीक है, सो व्हेन करंट इंक्रीजेस योर ड्रिफ्ट स्पीड अगेन डिक्रीजेस। देखो करंट की डेफिनेशन क्या थी, करंट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, आई इक्वल टू एन ए बी डी। सो ये आप रिलेशंस कुछ दिमाग में रखोगे। इसके बाद हमने कंडक्टेंस पे कल बात करी थी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, and SI unit of conductance is mho and SI unit of conductivity is mho per meter। यहां तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब आज देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो वो टेम्परेचर से कैसे वेरी करेगा। सो देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। अब जैसे ही कोलिजन्स आपके इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाता है। और इस इक्वेशन से आप देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे ही आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बाद हम ये कोफिशिएंट की बात करेंगे आज, कि रेजिस्टेंस कोफिशिएंट क्या होता है ना। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो अब आ जाओ हमारे व्हाइट बोर्ड पे। सो हमने देखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज, ये भी एक इक्वेशन हमने निकाली थी, 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए। ये दोनों इक्वेशन आपकी रेजिस्टेंस की थी।
अब ये दोनों इक्वेशंस को कंक्लूड करते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। सो जब भी आप किसी में कंडक्टर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एनी कंडक्टर, सो कंडक्टर में क्या होता है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, whenever you increase the temperature, if temperature is increased, your relaxation time will decrease, which implies your resistance will increase. Resistance is increased, your resistivity also increase. Resistivity also increase. This is for conductors, है ना। कंडक्टर्स के केस में हमने ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंडक्टर्स। ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चला होगा। जितने भी क्वेश्चंस कंडक्टर्स के हैं वो इसी कंसेप्ट पे हैं, ये दो इक्वेशंस पे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो सपोज करो मैंने एक कंडक्टर लिया, लेट्स से दिस इज माय कंडक्टर और इसका रेजिस्टेंस है R0। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस कंडक्टर का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T टू T प्लस dt, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने देखा इसके रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। लेट्स से दैट इंक्रीमेंट इज R प्लस dr, थोड़ा सा आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है। सो वी कैन से दैट द इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका इंक्रीमेंट होगा। सो ये दो इक्वेशन से you can find that dr is proportional to, your resistance change is proportional to R0 into dt। ठीक है, dr is proportional to R0 into dt। your small change in resistance is proportional to R0 times dt। ठीक है। So when you remove this proportionality constant, you have to introduce one constant. So I can write dr is equal to alpha times R into dt, where alpha is your proportionality constant. This alpha is also known as पापा को फोन coefficient करके of बोल रहा thermal आओगे तो expansion. नेल कटर लेकर आना। ये कौन है? वो नहीं, उससे कटता नहीं। Yes, alpha is your coefficient of thermal expansion. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था लेंथ के बारे में। आपने देखा था किसी भी लेंथ को, किसी भी मेटल की लेंथ को आप जब हीट करते हो तो वो इंक्रीज हो जाती है ना। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है रेजिस्टेंस की तरह, है ना। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था लेंथ के साथ आपको फाइनल लेंथ निकालनी होती थी, तो आप क्या करते थे, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी इनटू इनिशियल लेंथ। ठीक है। तो यहां से आप इनिशियल लेंथ को कॉमन ले लेते थे एंड यू कैन राइट 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। इस तरह का रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा था लेंथ के लिए। ठीक है। ये सेम रिलेशन आप यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस में। R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है। सो कई बच्चे इसको सॉल्व करके इस तरह से भी लिख देते हैं। इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप कैसे भी करना चाहो, RF माइनस RI, है ना, अपॉन RI।
which is equal to alpha times delta t. You can rearrange this equation in any way and you can calculate any parameter. ठीक है, इस तरह से आप इसको रीअरेंज करके जो भी आपको अननोन पैरामीटर है यू कैन फाइंड आउट. सो बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जो आप लेंथ का पढ़ते थे, है ना. बट कंडीशन आपको याद रखनी है, ये रिलेशन आपका तभी वैलिड है, यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशन, कि ये वाला रिलेशन आपका तभी वैलिड होगा जब आपका अल्फा कांस्टेंट है. रिमेंबर द कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार बच्चे ना फॉर्मूला याद रख लेते पर कंडीशन उनको याद नहीं रहती. सो ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, when alpha is constant, and second condition is that alpha times dt. पहली कंडीशन तो गई अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी मस्ट बी लेस देन 1. जब ये 1 से बहुत छोटा होगा तो ये दो कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रिलेशन. ठीक है, ये रिलेशन सब बच्चे याद रखते हैं बट ये कंडीशंस कोई नहीं याद रखता. सो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार वो कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. कई बार ये कंडीशंस मैच नहीं करती, ये फुलफिल नहीं करती, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तो डायरेक्टली जब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो आपको फिर बेसिक पे जाना पड़ेगा, और बेसिक तो यही है हमारा. दिस इज द बेसिक इक्वेशन, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है. जब ये कंडीशंस फुलफिल्ड होगी तब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. जब ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी देन हमें बेसिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, dr इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स r dt. और फिर यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन दी होगी, अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दिया है, अल्फा रेजिस्टेंस का फंक्शन दिया है, अल्फा वेरिएबल दिया है, जो भी दिया है आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और फिर इंटीग्रेट करके यहाँ से सॉल्व करोगे. तो बेसिक इक्वेशन को हमेशा दिमाग में रखोगे, और डिराइव्ड इक्वेशन को कभी भी यूज करोगे सो ऑलवेज यूज विद द कंडीशन. ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये इक्वेशन यूज करोगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज दिस बेसिक इक्वेशन. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था रेजिस्टेंस के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, है ना. कई बार अल्फा आपको टेम्परेचर का फंक्शन दिया होता है, जैसे कि सपोज करो मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज मैंने आपको अल्फा दे दिया a टाइम्स t प्लस b टाइम्स t स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दैट अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर which is not constant. If alpha is not constant, so I can't apply this equation. So मैं ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करूंगा. ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब आपका अल्फा कांस्टेंट होगा. फर्स्ट कंडीशन इज दैट योर अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट, एंड सेकंड कंडीशन इज अल्फा टाइम्स डेल्टा टी शुड बी वेरी लेस देन 1. सो ये कंडीशन आपकी तभी लगेगी. सो अभी मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकता, तो नहीं लगा सकता तो मैं क्या करूंगा, बेसिक इक्वेशन यूज करूंगा. सो बेसिक इक्वेशन क्या है, देखो dr इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स r dt. सो आई विल यूज दिस इक्वेशन, dr इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स r इंटू dt. समझ आया? यस, क्लियर हुआ? सबको समझ आ रहा है? यस सर. वेरी गुड. तो ये पार्ट आपका रेजिस्टेंस का मैंने डिस्कस कर दिया. इसके अलावा जो है, आ जाते हैं अब अपनी वापस पीपीटी पे. आज हमें कलर कोड डिस्कस करना था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स में एक क्वेश्चन इस पे पक्का आता है ना. तो ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और 100% है. मतलब 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, 99% आई कैन गारंटी यू दैट वन क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर. एक क्वेश्चन पक्का आता है. आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, जितने भी पेपर्स आपको देखना है देख लो.
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, खाली आपको इसको समझना होता है। तो इसको खाली समझ लो, कोडिंग कैसे करते हैं हम, किसी भी रजिस्टर को कैसे कोड किया जाता है। सो देखो, पहली जो 2 रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, फर्स्ट 2 रिंग्स, यहां से देखोगे लेफ्ट साइड से, फर्स्ट 2 रिंग्स जो है, पहली रिंग है ब्राउन कलर की और दूसरी रिंग है वायलेट कलर की। सो पहली जो रिंग होती है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहली 2 रिंग क्या देती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड रिंग जो है, ये जो ब्लैक कलर वाली रिंग है, ये इंडिकेट करती है मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो लास्ट वाली रिंग है गोल्ड, ये इंडिकेट करती है टॉलरेंस। ठीक है, सो अलग अलग कलर्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा, सपोज करो ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी। ठीक है, सो ए बी क्या है? ए बी आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो फर्स्ट 2 कलर्स है ब्राउन और वॉयलेट, उनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ए बी है, इंटू 10 की पावर सी। थर्ड वाली जो रिंग होगी वो मल्टीप्लायर है आपकी, थर्ड वाली रिंग जो है ब्लैक कलर की, दैट इज योर मल्टीप्लायर। और फोर्थ वाली जो रिंग है गोल्ड कलर की, दैट इज योर टॉलरेंस। ठीक है, फोर्थ वाली रिंग क्या इंडिकेट कर रही है? टॉलरेंस इंडिकेट कर रही है। रियल गोल्ड की बनी होती है सर? नहीं नहीं, रियल गोल्ड की नहीं होती है, गोल्ड की कोटिंग होती है उस पर। रियल गोल्ड की बनाने जाएंगे तो बेटा लूट जाओगे। एक तो वैसे ही आपके सर्किट्स में कितने कितने सारे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, और एक एक रेजिस्टर पे अगर आप सोने की रिंग चढ़ाओगे तो सोचो कितना कॉस्टली हो जाएगा वो। खाली कलर उसका गोल्ड होता है, असली गोल्ड की नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो कभी भी ये मत सोच लेना गोल्ड की लगाते हैं, नहीं, गोल्ड की नहीं लगाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आपको कल एक लिंक भी शेयर किया था एप्लीकेशन का, रजिस्टर वाला। कितने लोगों ने डाउनलोड किया था वो?